नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे क्राउन का बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट 20 सेट है। 20 सेट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। महाभारत को जय संहिता के नाम से प्रारंभ में जाना जाता था, जिसमें लगभग 8800 श्लोक हैं। वर्तमान में महाभारत को 17वीं संहिता या महाभारत कहा गया है, जिसमें अभी 1,00,000 श्लोक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के लिए अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस संस्थान की नींव भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। इस संस्थान को 1951 में भारत एवं दूसरे देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय परिषद के दक्षिण में स्थित यह संस्थान इसकी गौरवशाली अतीत एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के लिए उसी पुरानी विचारधारा को समर्पित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस प्राचीन नगर का? तो ये पाटलिपुत्रा का, ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा का। कुम्हार में प्राचीन पाटलिपुत्रा के दुर्ग विधान के अंतर्गत आने वाले मौर्यों के राज प्रसाद के अवशेष पाए गए हैं। उन्हीं में से चंद्रगुप्त की राजसभा है, जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये थे श्री गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने सामाजिक विषमता को समाप्त करने पर बल दिया था और उन्हीं का ये कथन था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों जो स्मारक है वह फतेहपुर सीकरी में है। अकबरी महल की बात करें, 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में किलेनुमा महल का निर्माण प्रारंभ किया था, जिसका निर्माण लगभग 8 साल में पूरा हुआ था। कितने साल में? 8 साल में पूरा हुआ था। वहीं अकबरी महल की बात करें तो यह आगरा किले में स्थित है। अकबरी महल आगरा किले में है। इसी किले में जहांगीरी महल भी है। इसी किले में जहांगीरी महल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का। सिख गुरु के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। और इनकी हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर पठान ने चाकू घोंप कर दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये किन ने आरंभ किया था? डचों ने। किसने? डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच। भारतीय के संदर्भ में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना डचों द्वारा किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। 1602 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1928-29 में औद्योगिक विवादों को निपटारे के मुद्दे पर फॉन्सेट समिति का गठन किया गया था।
1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी के दौरान भारतीय ट्रेड यूनियन में भी विरोधाभास उभरने लगा था। तब 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे तो इसका दो भागों में विभाजन हो गया था। मुद्दा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा नियुक्त रॉयल कमीशन ऑफ लेबर का बहिष्कार करे अथवा नहीं। उदारवादी इसमें शामिल होना चाहते थे जबकि उग्रवादी बहिष्कार करना चाहते थे। अंत में उदारवादी संगठन से अलग हो गए तथा बीबी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किया। 1931 में इसका दूसरा विभाजन हुआ। इस बार कम्युनिस्टों से अलग होकर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत में वायसराय के रूप में रहे थे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ब्रिटिश विरोध का दमन किया था। इन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा था कि यह जो उनका आंदोलन है वह राजनीतिक फिरौती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर कर्क रेखा से सबसे नजदीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी चोटी है? अनाईमुडी, जो पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर है। वहीं डोडा बेटा पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। अमरकंटक की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के मेघालय श्रेणी में स्थित एक प्रमुख पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। वहीं महेंद्रगिरी की बात करें, यह उड़ीसा में गजपति जिले में विस्तृत पूर्वी घाट की एक प्रसिद्ध चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पाट अंचल अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी। पाट क्षेत्र का विस्तार झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग में, जिसमें लातेहार, गुमला, पश्चिमी लोहरदगा, उत्तरी पश्चिमी रांची तथा सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर दिशा में बहती है, यानी उत्तर दिशा में बहकर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो लगभग 784 किलोमीटर बहती है। वहीं बात करें यहाँ से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड से प्रवाहित होती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास आके गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी, सोन की सहायक नदी है गोपत, रिहन, कनहर और उत्तरी कोयन, जबकि ये तीनों जो है यह गंगा में उत्तर से बह के आके मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मॉनसून शब्द का तात्पर्य है कि हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन से है, जिसकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित हो जाया करती है। 6 माह तक शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह तक ग्रीष्मकाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। मानसूनी हवाओं के उत्पत्ति एवं उसकी दिशा में मौसमी परिवर्तन से संबंधित अनेक संकल्पनाएं प्रतिपादित की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर किस नदी पर है?
तो ये गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें से निकाली गई पश्चिमी गंडक नहर का अहम हिस्सा सारण सिंचाई नहर है, जिसके माध्यम से गोपालगंज, छपरा, सिवान जिले में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। देश की पहली कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 60 में हुआ था। भारत के जो उसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 के उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसको उद्घाटन किया गया था, जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के उधम जिले में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लगभग 2825 हेक्टेयर भूमि पर केसर की खेती की जाती है। 2020 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में केसर की कुल वार्षिक मांग 100 टन है। कितना है? 100 टन, परंतु इसका उत्पादन 6 से 7 टन प्रति वर्ष होता है। शेष केसर की आपूर्ति हम लोग दूसरे देशों से आयात करते हैं। चलिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। पूरे भारत का लगभग 96% क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन करता है? उड़ीसा करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चीनी, कागज और केमिकल्स आदि के भी उद्योगी स्थापित हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? यानी किस देश में भारतीय लोग सबसे अधिक रहते हैं? तो यूएसए में, अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। लगभग 44,60,000 लोग अमेरिका में वास करते थे 2018 के अनुसार। उसके बाद यूएई में 34,25,144 और उसके बाद मलेशिया में 29,87,950। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है, तो कौन सुलेमित नहीं? देख लेते। डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वहीं बात करें स्टेपिज या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सही है सेल्वा। उष्ण कटिबंधीय वन, ये भी सही, टेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? ये भी नहीं है, देख लेते हैं। चीन संघाई, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस का मॉस्को, ये राजधानी है। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ये संघाई नहीं, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो जायरे नदी, ऑप्शन नंबर ए। जायरे नदी, कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका में नील नदी के बाद प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कांगो नदी अमेजन के पश्चात विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 8370 किलोमीटर है, और यह जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम में? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसी के द्वारा 1774 में
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। इसके अलावा अन्य 3 न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, स्टीफन और। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हम लोग जानते हैं प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। चलिए, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, क्या होता है? तो लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष का जो है वह चयनित होते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से एक स्पीकर का, अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और किसके तहत? अनुच्छेद 93 के तहत इसका चयन होता है और इसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं किसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकलन समिति। आकलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न है PIL है, तो इसका PIL का फुल फॉर्म, PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करेगा। यह अनुच्छेद 164 में वर्णित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग जानते हैं वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित नहीं किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कौन सा चुनाव नहीं किया जाता है। तो स्थानीय निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव जैसे नगर पालिका और पंचायत, इनका चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकारें करवाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ये राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, किस भारतीय पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? यानी बांग्लादेश नया राष्ट्र कब बना था? तो दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उससे पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। और इसके पहले प्रधानमंत्री, बांग्लादेश गठन होने के बाद इसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान बने थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये जामनगर में स्थित है। जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोकिला अय्यर। ऑप्शन नंबर ए। कौन थी? चोकिला अय्यर थी। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हम लोग जानते हैं आर के नारायणन है। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? आर के नारायणन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीवी महालोविस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, इन घटनाओं को कालानुक्रमण में व्यवस्थित करें, यानी कौन पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। हम लोग जानते हैं यह 1966-67 में भारत में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग जानते हैं यह 1969 में हुआ था। वहीं बात करें गरीबी हटाओ, तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात 4:5 है। यदि शिवम अकेले इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को सोहन द्वारा कितना समय लगेगा? तो देखिए, शिवम और सोहन, शिवम का दक्षता का रेशियो 4, इसका 5, ये दक्षता का, और इसको टाइम समय कितना लग रहा है? इसे 25 दिन निकालना है सोहन। तो पहले कुल कार्य कितना होगा? तो 25 गुना 100, तो कुल कार्य हुआ से, तो ये कितना दिन में करेगा? कौन? सोहन। तो हम कुल कार्य को इसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन। 41 का आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो मान ले वर्ग का क्षेत्रफल ए है और इसके विकर्ण, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भुजा गुना √2, 2 है। तो कह रहा है उसका रेशियो कितना होगा? क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो अगर इसी को हम लोग करते हैं तो इसका तो इसके दोनों का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहला का भुजा स्क्वायर, और ये इसी पे विकर्ण पे बनाए थे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कट किया जाएगा 1:2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 वर्षों में 3000 रुपये की राशि की प्राप्त साधारण ब्याज समान दर तथा समान समय अवधि में 2500 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से 120 रुपये अधिक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ब्याज अधिक है तो उसका अंतर हम लोग निकाल लेंगे। अंतर दिया हुआ 120, तो पहला का निकाल लेते हैं। पहला का ब्याज कितना मिलेगा? तो पहला 300 रुपये, और ये 2 वर्ष के लिए, और उसका रेशियो रेट तो साफ सेम दिया हुआ है, तो इसका जगह कम पड़ रही है, इसे हम लोग थोड़ा जूम करके यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला का जो ब्याज होगा वह कितना होगा? तो पहला का मूलधन था 3000, तो पी आर तो सेम है, और टाइम 2 वर्ष अब बटे 100, और दूसरा का जो ब्याज है उसे हम लोग माइनस कर लेंगे। इसका 2500 गुना आर गुने 2 बटे 100, और इसका देख रहा है कितना अधिक दिया हुआ? 120 अधिक दिया हुआ। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आर बराबर 12% आ रहा है। आर बराबर, आप लोग कट कर लीजिएगा, तो आर बराबर 12% आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 12%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई एक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है। यदि
108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना। तो हम लोग दिया हुआ है इसमें कि ट्रेन की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, और वहीं दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है, तो दोनों हो गया x और x। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा पार करने में, तो कुल दूरी 2x हो जाएगा, और 30 गुना 60, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो x बराबर 900 मीटर आएगा। कितना आएगा, 900 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है पुष्प किसका रूपांतरण है, तो पुष्प किसका रूपांतर है, प्राकुर का। ऑप्शन नंबर ए, प्राकुर का रूपांतर पुष्प होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं यह समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में, समताप मंडल में। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 1 मार्च 1948 को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, इसका प्रभार किसके अंतर्गत रहता है, तो इसका प्रभार प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, तो एक बार बराबर 10⁴ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जी की इकाई है, जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहीं जी का बात करें, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम ऑप्शन के अनुसार स्टील होगा। हम लोग जानते हैं ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद गैस में होता है। वहीं अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, ये तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। यहाँ से रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उससे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया का फूल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में संचित रहती है, जो भविष्य में सजीव जीवधारियों के विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 60%, 60%। वहीं ब्रेन में, मस्तिष्क में जल की मात्रा होती है 85%। रक्त में लगभग 80%, वहीं फेफड़ा में भी लगभग 80%। चलिए देखते अगला प्रश्न। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो परमाणु बम या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी। वहीं हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन से ही उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ये ट्रॉम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। यह कब तैयार हुआ था? तो 1956 में, 1956 में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग से क्या प्रभावित हुआ? प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा प्रभावित थी। और मलेरिया की दवा कुनेन से तैयार की जाती है। हम लोग जानते हैं मलेरिया फैलता किससे है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? हृदय की धड़कन सुनते हैं। वह सिग्फेग्नोमीटर, इससे क्या पता लगाते हैं? तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरोटीमीटर, सोने की शुद्धता मापी जाती है। और लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो ये 78 पॉइंट समथिंग, यानी 78 से 79% के बीच। वहीं ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग, यानी 21% होती है। और नाइट्रोजन जो है यह गैस आग पर नियंत्रण करने में सहायक होती है। और यह वायुमंडल के लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीला थोथा हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट को कहते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। वहीं बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिंग सोडा तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत किसने दिया था? बारबरा मेलिंगटोंक ने, बारबरा मेलिंगटोंक ने। ऑप्शन नंबर सी। इन्हें इसी की खोज के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया था। उन्होंने एक अध्ययन में बताया था नए प्रकार के जीन का पता लगाया था जो अपना स्थान बदलने की क्षमता रखता हो, जिसे ही जंपिंग जीन कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यह लिम्फोसाइट से। किससे निर्मित होती है? लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया, जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनके पास था अल्पसंख्यक मंत्रालय। उनके इस्तीफा देने के बाद इन्हें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेनिल्स नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कब? 15 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 से शुरू किया गया है। 2010 से, जब पता चला कि पिछले शताब्दी में 97% बाघ खत्म हो गए हैं। अभी दुनिया में लगभग 2900 बाघ बचे हैं, मात्र 3900, जिसका 70% भारत में है, 70% भारत में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मिलेट या रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलुसीन कोरकाना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश जुड़ा। ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पद्मनाभल मंडल का चयन किया गया है। इसके तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के 1 सप्ताह बाद
आरोग्यश्री लाभार्थियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए घर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार का, ये क्वेश्चन आया भी है बीपीएससी में। LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ये बना कब था? ये 1916 में एक प्रोफेसर के द्वारा जब उसे महसूस हुआ तो ये विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद यह 1995 से सील कर दिया गया है, जहां से कुछ खगोलीय उपकरण गायब पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के खांडवा में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, जो लगभग यहाँ से 600 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और इसकी लागत होगी लगभग 3000 करोड़ रुपए और ये NTPC के द्वारा संचालित होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो कर्तव्य पथ रखा गया है। अभी हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये त्रिपुरा में स्थापित किया है। किस राज्य में? त्रिपुरा के दसपारा गांव को भारत के पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ दसपारा बायोडीजल को एक ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिससे लगभग 64 परिवार पूरी तरह से जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है आज़ादी सेट, ऑप्शन नंबर सी, आज़ादी सेट। यह सबसे छोटा, यह एक छोटा वाणिज्यिक उपग्रह है और सबसे हल्का भी है। यह रॉकेट क्यूसेट आज़ादी सेट से ले जाया जाएगा, जिसे भारत के 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित किया गया है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी हम लोग जानते हैं, ताइवान की राजधानी ताइपे है। बाकी न्यू ताइपे, ताइचुंग और ताइनान ये ताइवान की प्रमुख शहर हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं शुरू करने की घोषणा की थी? तो ये रिलायंस जियो ने किया था और रिलायंस जियो ने घोषणा किया है कि 2023 के अक्टूबर लास्ट तक, दिसंबर तक पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। उन्हें T20 और टेस्ट मैच और ODI तीनों में लगभग 100 मैच पूरे कर लिए, यानी 100 मैच खेल चुके हैं। और बताइए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण कब किया था? 2008 में। अगस्त 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनका पदार्पण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में 2001 में विनाशकारी भूकंप आए थे, आप लोग जानते होंगे, जिसमें लगभग 13,000 लोग मारे गए थे। 13,000 लोग मारे गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे हमारे उदय उमेश ललित। अभी 50वें बन गए हैं DY चंद्रचूड़। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 49वें, ये उमेश ललित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? ये फ्रांस की लेखिका है। कहाँ की? फ्रांस की लेखिका है। चलिए, यह इस वर्ष साहित्य पुरस्कार के दावेदारों में से भारत के एक
लेखक भी थे। कौन थे? भारत में जन्मे लेखक थे सलमान रुश्दी भी थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के तथा लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक रही? ये छत्तीसगढ़ की अभी एक रिपोर्ट आया था हाल ही में, तो छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक पाई गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल। कौन जीती है? एंजेला मर्केल को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो किनके मार्गदर्शन के लिए? युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए युवा लेखक। प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व के विकास में डेटा और आंकड़ों के महत्वों को उजागर करने के लिए यह दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हॉटस्पॉट, जैविक विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां अनेक लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा। हम लोग जानते हैं भांगड़ा यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह पंजाब का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला मंदिर यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व के पश्चिमी घाट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो ये शारदा लिपि से हुई है। 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। वहीं गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था, जो किससे विकसित हुआ है? शारदा लिपि से विकसित हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बिहार में पहला रेल मार्ग किन स्थानों के बीच था? यह मुगल सराय से कोलकाता। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता से नई दिल्ली मार्ग ढुलाई के लिए 1862 में हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया। वहीं 1880 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण हुआ। बाद में मुगल सराय स्टेशन का नाम प्रचलन में आया। वर्तमान में मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं बिहार में बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ये पूर्वी चंपारण। कहाँ है? पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिले में स्थित है। और यहाँ पर बुद्ध का एक स्तूप है 104 फीट का बुद्ध का स्तूप है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बीबी कमाल साहिब की मजार कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए। ये बीबी कलाम मध्य इंडिया से आई एक विश्व की प्रथम महिला सूफी संत है, जो तांत्रिक विद्या के लिए प्रख्यात थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? तो बिहार के छपरा जिले के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। छपरा जिले के आसपास गंगा में मिलती है घाघरा नदी, जो दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत श्रृंखलों से इसका उद्गम हुआ है। यह नेपाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम करनाली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 170 किलोमीटर बहती हुई यह बलिया और छपरा के आसपास गंगा नदी में मिलती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित थे?
वह नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। वही बात करें रामचंद्र मांझी, तो बिहार के सारण जिले के रहने वाले थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। यह लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। यह लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। लगभग 30 साल तक इन्होंने नाच मंडली में काम किया था। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ द इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? तो रुपया भारत का मानक सिक्का 1835 में बना था। वहीं बात करें 1806 में, तो चांदी को सिक्के को अपनाया गया था। 1816 में कागजी मुद्रा को अपनाया गया था। वहीं 1841 में सोने के सिक्के ढालने का भी असफल प्रयास किया गया था, जो सफल नहीं रहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रुपए का निशान किसने दिया था? तो डी उदय कुमार। किसने दिया है भारत का रुपए का निशान? ये डी उदय कुमार ने दिया है। ये कब से प्रचलन में आया है? इसे अपनाया गया 2010 से। देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में? यह गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। हाल ही में यह ब्रिज टूट गया था, जिससे लगभग 140 लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज 754 फीट लंबी है और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। दोस्तों, ये हम लोग देखें क्राउन के द्वारा बहुत ही अच्छा सेट लाया गया है। 20 सेट है, इसमें हम लोग 20 सेट को इसी तरह से देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर कर